नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली किताब के बारे में, जिसका नाम है द वेल्थ कोड। यह किताब हमें पैसे कमाने, बचाने और समझदारी से बढ़ाने के ऐसे नियम बताती है जो समय के साथ कभी नहीं बदलते। इन नियमों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक जिंदगी को सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बना सकता है। हम सब जीवन में धन कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग धन बनाने की कला समझते हैं। यही कला यह किताब सरल भाषा में हमें सिखाती है। इसमें बताए गए 10 टाइमलेस मनी रूल्स आपके रोजमर्रा के पैसों से जुड़े फैसलों को और भी स्मार्ट बना देते हैं। चाहे आप नौकरी करते हों, व्यापार चलाते हों या पढ़ाई कर रहे हों, यह ऑडियो बुक आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देगा जो आपके पूरे वित्तीय सोचने के तरीके को बदल सकता है। अगर आपको ऐसा ज्ञान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं द वेल्थ कोड के 10 समय रहित पैसों के नियम। रूल 1, कमाई से कम खर्च करना। कमाई से कम खर्च करना एक साधारण सा नियम लगता है, लेकिन यही वह आधार है जिस पर पूरी आर्थिक सफलता टिकी होती है। दुनिया के लगभग हर सफल और समृद्ध व्यक्ति की कहानी में एक बात सामान्य मिलती है कि वे लोग अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, मगर असल जीवन में लोग इसी नियम को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। जब खर्च कम होता है तभी बचत होती है, और वही बचत समय के साथ बढ़कर वास्तविक धन का निर्माण करती है। यह नियम इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसे कोई ईमानदारी से समझ ले और अपने जीवन में लागू कर दे तो उसकी आर्थिक दिशा पूरी तरह बदल सकती है। हम में से कई लोग यह मानकर चलते हैं कि अधिक पैसा कमाना ही अमीरी की शुरुआत है, लेकिन असलियत इससे अलग है। ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि कमाए हुए पैसे को कैसे संभाला जाता है, यही असली धन का रहस्य है। बहुत से लोग अच्छी आय होने के बाद भी आर्थिक तनाव में रहते हैं, क्योंकि जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा खर्च करने की आदत बनी रहती है। वेतन बढ़ते ही जीवन शैली भी बढ़ जाती है और पैसा हमेशा कम महसूस होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत साधारण आय के बावजूद आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं, क्योंकि वे अपने खर्चों को नियंत्रण में रखते हैं। कमाई से कम खर्च करने का अर्थ यह नहीं है कि खुद को तकलीफ दी जाए या जीवन का आनंद छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ केवल इतनी समझ विकसित करना है कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा व्यर्थ। फिजूल खर्ची धीरे धीरे आदमी की आर्थिक नींव को कमजोर कर देती है और जरूरी समय पर धन की कमी पैदा कर देती है। समझदारी यह है कि पहले आवश्यक जरूरतों को महत्व दिया जाए और फिर सुविधाओं और इच्छाओं पर खर्च किया जाए। यह नियम सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि मानसिकता की बात भी है। मनुष्य का मन हमेशा ज्यादा पाने की इच्छा करता है और विज्ञापन इस इच्छा को और बढ़ा देते हैं। हमें लगता है कि नया फोन, नई बाइक, नए कपड़े या नई लाइफस्टाइल हमें खुश कर देंगे, लेकिन सच यह है कि इन चीजों की खुशी बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, जबकि इनके कारण बनने वाली परेशानी लंबे समय तक चलती है। एक महंगी चीज के साथ सिर्फ उसका मूल्य नहीं आता, बल्कि उसके रखरखाव का खर्च, उसके प्रति मोह और उसके लिए किए गए कर्ज का बोझ भी आ जाता है। अब एक वास्तविक उदाहरण समझते हैं जो इस नियम को और स्पष्ट कर देगा। यह कहानी है एक साधारण कर्मचारी की, जिसका नाम हम रवि मान लेते हैं। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी मासिक आय 20,000 रुपए थी। वह अपनी छोटी सी आय में भी शांत और सुरक्षित जीवन जी रहा था, क्योंकि वह हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा बचा लेता था। उसकी एक आदत थी कि वह महीने की शुरुआत में ही अपने खर्चों का अनुमान लगाकर बजट बना लेता था। जरूरी खर्चों को प्राथमिकता देता था और बाकी छोटे मोटे खर्चों को सीमित रखता था। वह कहीं भी अनावश्यक खर्च होने पर तुरंत उसे रोक देता था। कुछ साल बाद उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन देकर 30,000 रुपये की आय पर पहुंचा दिया, लेकिन रवि ने अपनी जीवन शैली को बढ़ाने के बजाय अपनी बचत को बढ़ा दिया। उसके खर्च पहले जितने थे लगभग उतने ही रहे। बचत में अतिरिक्त 10,000 रुपये हर महीने जुड़ने लगे। रवि ने इस पैसे को बैंक में पड़े रहने नहीं दिया, बल्कि छोटी छोटी रकम को म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया। लगातार निवेश और स्थिर आदतों ने मिलकर उसकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया। दूसरी तरफ रवि का एक दोस्त था जिसका नाम अमित था। उसकी आय रवि से अधिक थी और प्रमोशन के बाद वह 40,000 रुपये कमाने लगा।
लेकिन आय बढ़ने के साथ ही उसने मोटरसाइकिल बदल दी, महंगे कपड़े खरीद लिए और हर वीकेंड बाहर खाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लगा कि वह जीवन का आनंद ले रहा है, लेकिन उसका बैंक बैलेंस हमेशा खाली रहता था। इतने खर्चों को पूरा करने के लिए उसने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह कर्ज के बोझ में दबने लगा। दोनों दोस्तों की आय में तो फर्क था, लेकिन परिणाम पूरी तरह उल्टा निकला। कम कमाने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित हो गया और ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति आर्थिक तनाव में फंस गया। इस उदाहरण से यही सीख मिलती है कि धन बनाने का पहला और सबसे शक्तिशाली नियम बचत है, और बचत तभी होती है जब खर्च कम किए जाते हैं। चाहे कमाई कितनी भी क्यों ना हो, खर्चों को नियंत्रित रखकर ही व्यक्ति आर्थिक रूप से स्थिर हो सकता है। जब खर्च कम होते हैं तो हर महीने एक राशि बचती है, और वही राशि समय के साथ निवेश के माध्यम से बड़ा धन बन जाती है। यह नियम आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। बस इसे अपनाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत करनी होगी। अपने खर्चों का हिसाब रखना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और फिजूल खर्ची को रोकना। ये 3 सरल कदम आपको उस आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे जिसकी चाह हर व्यक्ति करता है। आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ आय बढ़ाने से नहीं आती, बल्कि अपने खर्चों को संतुलित रखने से आती है। अगर आप इस नियम को अपनाने का निर्णय ले लेते हैं तो आने वाला समय निश्चित ही बेहतर होगा। आप तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे, आपके पास इमरजेंसी के समय पैसे उपलब्ध होंगे और आप भविष्य के लक्ष्यों को सहजता से पूरा कर सकेंगे। यही कारण है कि यह नियम द वेल्थ कोड में सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि यह वह आधार है जिस पर बाकी सभी नियम टिके होते हैं। रूल 2, पहले खुद के लिए बचत करना। पहले खुद के लिए बचत करना एक ऐसी आदत है जो किसी भी व्यक्ति की आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। हम में से बहुत से लोग महीने भर तक खर्च करते रहते हैं और आखिर में जो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है उसे बचत मान लेते हैं। लेकिन यह तरीका कभी भी वास्तविक धन निर्माण नहीं कर पाता, क्योंकि खर्च कभी खत्म नहीं होते। हर महीने कुछ न कुछ नया सामने आ जाता है और बचत होने की संभावना हमेशा कम होती जाती है। यही कारण है कि यह नियम कहता है कि खर्च करने से पहले खुद को भुगतान करें। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही आय आपके हाथ में आए, उसी समय उसका एक हिस्सा बचत या निवेश के रूप में अलग रख दें। इस आदत का प्रभाव उतना ही गहरा है जितना किसी पेड़ की जड़ को मजबूत करने का होता है। बचत को प्राथमिकता देना केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव भी है। जब कोई व्यक्ति महीने की शुरुआत में ही अपनी आय का एक हिस्सा अलग कर देता है, तो वह यह संदेश खुद को देता है कि उसकी भविष्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस सोच से वह अनावश्यक खर्चों से बचने लगता है और खर्चों को समझदारी से प्रबंधित करता है। धीरे धीरे यह एक स्वाभाविक आदत बन जाती है और व्यक्ति बिना किसी तनाव के अपनी बचत को लगातार बढ़ाते हुए देखता है। यह आदत क्यों इतनी शक्तिशाली है, यह समझने के लिए एक छोटी सी तुलना मदद करेगी। मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें नीचे एक छोटा सा छेद है। अगर आप उसमें ऊपर से लगातार पानी डालते रहेंगे तो पानी कुछ समय के लिए तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। खर्च भी उस छेद की तरह है। जब तक आप बचत को शुरुआत में ही अलग नहीं रखेंगे, तब तक आय चाहे जितनी भी हो, आखिरी में लगभग खाली ही महसूस होगी। अब एक वास्तविक उदाहरण समझते हैं जो इस नियम को और गहराई से समझा देगा। यह कहानी है एक महिला की, जिसका नाम मान लेते हैं कि वह सीमा है। सीमा एक स्कूल में अध्यापिका थी और उसकी आय ज्यादा नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि वह बचत करना चाहती है, लेकिन हर महीने आखिर में पैसा कम पड़ जाता था। वह सोचती थी कि खर्च पहले पूरे कर लूं, फिर बचत कर लूंगी। लेकिन महीने की आखिरी तारीख तक आते आते हर बार उसे लगता था कि कुछ भी बचा ही नहीं। एक दिन उसने एक किताब में यह नियम पढ़ा कि खर्च से पहले खुद को भुगतान करो। उसने सोचा कि क्यों न इसे 1 महीने के लिए आजमाया जाए। अगले महीने जब उसकी आय आई, उसने उसी समय एक निश्चित राशि अलग कर दी और उसे अपनी बचत खाते में डाल दिया। पहले उसे लगा कि बाकी खर्चों के लिए कम पैसे बचेंगे और शायद महीने भर मैनेज करना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने पाया कि कम पैसे में भी वह खर्च संभाल लेती है, क्योंकि अनावश्यक खरीदारी अपने आप कम होने लगी। सीमा ने यह प्रयोग 1 महीने नहीं, बल्कि लगातार 6 महीने तक जारी रखा। नतीजा यह हुआ कि उसकी बचत एक मजबूत आकार लेने लगी और वह खुद पर गर्व करने लगी। उसने यह महसूस किया
कि पहले खुद को भुगतान करना किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस आदत के कारण उसे अब अचानक आने वाले खर्चों से डर नहीं लगता था। वह पहले से कहीं अधिक शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। इसके विपरीत सीमा की एक सहकर्मी थी, जिसका नाम हम प्रिया रख लेते हैं। प्रिया की आय सीमा से अधिक थी, लेकिन वह हमेशा पैसों की चिंता में रहती थी। वह हर महीने पहले खर्च करती थी और सोचती थी कि जो बच जाएगा वही बचत होगी। लेकिन उसकी आदतें ऐसी बन गई थीं कि आय बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाते थे। जब सीमा ने उसे बताया कि वह पहले खुद को भुगतान करती है, तो प्रिया को यह तरीका मुश्किल लगा। लेकिन जब उसने देखा कि सीमा धीरे धीरे आर्थिक रूप से सुरक्षित होती जा रही है, तब उसे महसूस हुआ कि समस्या उसकी आय में नहीं, बल्कि उसके खर्च और सोच में थी। पहले खुद के लिए बचत करने का नियम केवल व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि व्यवसायों पर भी लागू होता है। कई छोटे व्यवसाय इसी कारण गिर जाते हैं कि मालिक पहले खर्चों को पूरा करते हैं और अंत में कुछ भी बचता नहीं। लेकिन जो मालिक शुरुआत में ही अपने लिए एक निश्चित धनराशि अलग रखते हैं, वे लंबे समय में अधिक सफल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बचत भविष्य की शक्ति बन जाती है और उस शक्ति का उपयोग कठिन समय में किया जा सकता है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि बचत कोई वैकल्पिक चीज नहीं है, यह जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। आज की दुनिया में अनिश्चितताएं पहले से ज्यादा हैं। नौकरी स्थिर नहीं रहती, व्यापार में जोखिम बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य से जुड़े खर्च हमेशा अचानक सामने आते हैं। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में ही अपनी आय का एक भाग अलग रखता है, तो वह इन सभी परिस्थितियों का सामना शांत मन से कर सकता है। इस नियम को अपनाना बहुत कठिन नहीं है, बस इसे शुरू करने की जरूरत है। शुरुआत छोटी रकम से भी हो सकती है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 5% अलग कर सकता है, कोई 10% कर सकता है और धीरे धीरे इसे बढ़ा भी सकता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप कितनी राशि बचाते हैं, बल्कि यह है कि आप नियमित रूप से और पहले से बचत करते हैं। यही निरंतरता बाद में संपत्ति का रूप लेती है। कई लोग सोचते हैं कि बचत केवल बड़े पैसे वालों के लिए होती है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। बचत हमेशा छोटी राशि से शुरू होती है। एक दिन में ताजमहल नहीं बना था, उसी तरह संपत्ति भी एक दिन में नहीं बनती। एक ईंट रोज रखी जाए तो एक दिन भव्य इमारत खड़ी हो जाती है। इसी तरह हर महीने शुरुआत में बचाई गई राशि भविष्य में एक मजबूत आर्थिक दीवार बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले खुद को भुगतान करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उसे यह महसूस होता है कि वह अपने जीवन का नियंत्रण खुद कर रहा है। वह केवल खर्चों का गुलाम नहीं है, बल्कि वह एक समझदार व्यक्ति है जो अपने भविष्य को गंभीरता से लेता है। यह मानसिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। समय के साथ आप यह भी पाएंगे कि जब बचत बढ़ती है तो आपके मन में डर कम होता जाता है, आर्थिक तनाव घटने लगता है और आप जीवन में बेहतर फैसले ले पाते हैं। जब आपके पास बचत होती है तो आप नौकरी के दबाव में गलत निर्णय नहीं लेते, आप खराब निवेश में नहीं फंसते और समस्याओं को शांत मन से हल करते हैं। आखिर में यही समझना जरूरी है कि पहले खुद को भुगतान करना सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब यह जीवन शैली आपकी आदत बन जाती है तो धन अपने आप बढ़ने लगता है। आप उस यात्रा पर चल पड़ते हैं जहां आर्थिक स्वतंत्रता एक सपना नहीं, बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। यही कारण है कि द वेल्थ कोड में इस नियम को इतनी मजबूती से बताया गया है। रूल 3, समय के साथ बढ़ने वाली शक्ति को समझना। समय के साथ बढ़ने वाली शक्ति को समझना आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। पैसा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ता कि आपने उसे कहीं जमा करके रखा है, बल्कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि समय उसे बढ़ने का अवसर देता है। इस प्रक्रिया को कंपाउंडिंग कहा जाता है। कंपाउंडिंग वह अद्भुत शक्ति है जो छोटी सी रकम को भी बड़े धन में बदल सकती है। बस व्यक्ति को थोड़ा धैर्य, थोड़ा अनुशासन और बहुत सारी निरंतरता की जरूरत होती है। कंपाउंडिंग का अर्थ यह है कि आपका पैसा केवल मूलधन पर ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले लाभ पर भी लाभ कमाता है। समय के साथ यह प्रक्रिया एक चक्र की तरह चलती रहती है और हर वर्ष पैसा अपनी ही गति से बढ़ता जाता है। जितना लंबा समय आप इसे देते हैं, उतना ही बड़ा परिणाम आपको मिलता है। यही कारण है कि इस नियम को जितना जल्दी अपनाया जाए, उतना ही अधिक फायदा मिलता है। कई लोग अपनी आर्थिक यात्रा में इस शक्ति को समझने से चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि छोटे छोटे निवेश से क्या होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बड़ी बड़ी संपत्तियां भी छोटी छोटी बचतों से ही बनती हैं।
कंपाउंडिंग का असली जादू शुरुआत में धीमा लगता है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन एक बार पेड़ बनने के बाद वह लगातार फल देता है। उसी तरह कंपाउंडिंग भी धैर्य की मांग करती है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। इस शक्ति को समझने के लिए एक वास्तविक उदाहरण बहुत उपयोगी होगा। मान लीजिए दो दोस्त हैं जिनका नाम हम रोहन और करुण मान लेते हैं। दोनों की उम्र लगभग 25 वर्ष है और दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। उन्हें कंपाउंडिंग के बारे में जानकारी मिलती है और दोनों निवेश शुरू करने की सोचते हैं। रोहन तुरंत शुरुआत कर देता है और हर महीने एक छोटी सी राशि अलग रखकर निवेश करने लगता है। राशि बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन वह निरंतर निवेश करता रहता है। दूसरी ओर करुण सोचता है कि अभी वह युवा है और उसके सामने बहुत समय है। वह मानता है कि निवेश बाद में भी कर सकता है और अभी खर्च करने की आजादी का आनंद लेना चाहता है। वह निवेश को अगले साल तक टाल देता है, फिर अगले साल तक, और यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहता है। 10 वर्ष बीत जाते हैं। रोहन लगातार निवेश करता रहा है, जबकि करुण ने अभी शुरू भी नहीं किया है। जब करुण आखिरकार निवेश शुरू करता है, तब उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि रोहन की छोटी रकम भी अब बढ़कर बहुत बड़ी राशि बनने लगी है। करुण यह समझ जाता है कि उसने कीमती समय खो दिया है। भले ही उसकी आय अब अच्छी हो चुकी हो, लेकिन जो समय वह खो चुका है उसकी भरपाई पैसा भी नहीं कर सकता। इस उदाहरण में बड़ी बात यह नहीं कि रोहन ने कितनी राशि निवेश की थी। असली बात यह है कि उसने कितनी जल्दी शुरुआत की थी। कंपाउंडिंग को अगर शुरुआत ही में समय दे दिया जाए तो वह व्यक्ति के लिए कमाल कर सकती है। यही कारण है कि यह नियम कहता है कि छोटी रकम से शुरू करो, लेकिन समय को अपना काम करने दो। कंपाउंडिंग का एक और सुंदर पहलू यह है कि यह व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड बनाती है। जब कोई व्यक्ति हर महीने छोटी राशि भी निवेश करता है, तो वह अपनी आर्थिक आदतों में संतुलन ला आता है। वह फिजूल खर्ची से बचता है और हर निवेश उसे अपने भविष्य की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह केवल पैसे का खेल नहीं, बल्कि मन की स्थिरता का खेल भी है। इस शक्ति को समझने में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पैसा तुरंत दोगुना हो जाए या बहुत तेजी से बढ़े। ऐसा नहीं होता और ऐसा होना सुरक्षित भी नहीं है। कंपाउंडिंग धीमी गति से शुरू होती है, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब इसका प्रभाव एक्सपोनेंशियल हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी मेहनत और धैर्य ने फल देना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया को हम जीवन की अन्य चीजों में भी देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो शुरुआत में शरीर में खास बदलाव नजर नहीं आते, लेकिन जब वह कुछ महीनों तक मेहनत जारी रखता है, तब जाकर परिणाम दिखाई देने लगते हैं। उसी तरह कंपाउंडिंग भी सब्र और निरंतरता की मांग करती है। अब एक और वास्तविक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति हर महीने बस 500 रुपये बचाता है और उसे निवेश कर देता है। यह रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर वह यही आदत 20 या 30 साल तक निभाता है, तो वह छोटी सी रकम भी एक बड़ा धन बन सकती है। लोग अक्सर यह सोचकर शुरुआत नहीं करते कि रकम कम है, लेकिन असल बात यह है कि समय, निरंतरता और अनुशासन छोटी रकम को भी मूल्यवान बना देते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, उन्होंने इस नियम को बहुत पहले समझ लिया था। चाहे वे बड़े निवेशक हों, उद्योगपति हों या आम लोग हों जिन्होंने धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाई हो, सभी की कहानियों में कंपाउंडिंग एक सामान्य तत्व है। इन लोगों ने जल्द शुरुआत की, नियमित निवेश किया और समय को अपना काम करने दिया। कंपाउंडिंग केवल पैसे के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि कौशल और ज्ञान में भी लागू होती है। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा सीखता है, तो वह लंबे समय में एक विशेषज्ञ बन सकता है। इसी तरह जब पैसा सीखने, समय और प्रयास के साथ बढ़ता है, तो वह व्यक्ति को एक सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन देता है। इस नियम का एक और पहलू है कि कंपाउंडिंग सबसे अच्छी तब काम करती है जब आप पैसों को अनावश्यक रूप से निकालने से बचते हैं। निवेश को बार बार निकालना इस प्रक्रिया में रुकावट डालता है। यह ठीक वैसा है जैसे एक पौधे को बार बार जमीन से निकालकर देखना कि वह बढ़ा या नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह कभी नहीं बढ़ पाएगा। पैसे को भी उसी तरह समय देना जरूरी है। इस नियम को अपनाने के लिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा आर्थिक ज्ञान नहीं चाहिए, बस शुरुआत करने का साहस चाहिए। कुछ लोग बहुत सोचते रहते हैं कि सही समय कब आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सबसे सही समय हमेशा आज ही होता है।
जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना अधिक समय कंपाउंडिंग को काम करने का मिलेगा। इस शक्ति को समझकर ही व्यक्ति आर्थिक तनाव से मुक्त हो सकता है। जब किसी व्यक्ति की बचत और निवेश लगातार बढ़ रहे होते हैं तो उसे भविष्य का डर नहीं रहता। उसकी आर्थिक नींव मजबूत होती है। वह बिना चिंता के अपने सपने पूरे करने की क्षमता रखता है। कंपाउंडिंग समय के साथ मित्र बन जाती है। शुरुआत में धीमी लेकिन बाद में अविश्वसनीय शक्ति वाली। यह साधारण व्यक्ति को भी असाधारण परिणाम देती है। बस जरूरत है कि आप इसे समझें, इसे अपनाएं और इसे समय दें। यही कंपाउंडिंग की असली शक्ति है। रूल 4, नियमित निवेश करना। नियमित निवेश करना आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास का सबसे विश्वसनीय तरीका माना जाता है। यह नियम कहता है कि मार्केट ऊपर हो या नीचे, भाव कम हो या ज्यादा, हालात अच्छे हों या कठिन, निवेश की प्रक्रिया को कभी नहीं रुकना चाहिए। जब हम लगातार एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं तो हम समय और बाजार दोनों को अपने पक्ष में काम करने देते हैं। यह तरीका साधारण व्यक्ति को भी लंबे समय में मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करता है। निवेश अक्सर लोगों के लिए भावनाओं का खेल बन जाता है। जब बाजार चढ़ता है तो लोग उत्साहित हो जाते हैं और जब मार्केट गिरता है तो डर बढ़ने लगता है। कई लोग गिरावट के समय निवेश बंद कर देते हैं और चढ़ाव के समय ज्यादा निवेश करने लगते हैं। लेकिन इस तरह का दृष्टिकोण लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भावनाएं अक्सर गलत निर्णय करवाती हैं। नियमित निवेश का नियम इन भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाता है और व्यक्ति को एक स्थिर मार्ग पर बनाए रखता है। जब कोई व्यक्ति हर महीने एक निर्धारित रकम नियमित रूप से निवेश करता है तो उसे लगातार लाभ मिलता है। बाजार चाहे जैसा भी चल रहा हो, वह कम दाम पर भी खरीद पाता है और कभी-कभी ज्यादा दाम पर भी। लेकिन क्योंकि उसकी खरीदारी हर महीने समान राशि की होती है, यह औसत लागत को संतुलित कर देती है। यही प्रक्रिया लंबे समय में निवेश के मूल्य को बढ़ाती है। इस नियम को बेहतर समझने के लिए हम एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं जिनका नाम आदित्य और संजय है। दोनों की आय समान है और दोनों निवेश करना चाहते हैं। आदित्य नियम का पालन करते हुए हर महीने निश्चित राशि निवेश करता रहता है। वह बाजार की स्थिति देखकर निर्णय नहीं बदलता और अपने लक्ष्य पर लगातार बना रहता है। दूसरी ओर संजय बाजार 2 के उतार चढ़ाव के आधार पर निवेश करता है। जब उसे लगता है कि मार्केट महंगा है तो वह निवेश रोक देता है। जब मार्केट तेज चलता है तब वह ज्यादा निवेश करता है। शुरू में उसे लगता है कि वह समझदारी कर रहा है और बाजार के हिसाब से चल रहा है, लेकिन समय के साथ उसके फैसले भावनाओं और डर से प्रभावित होने लगते हैं। कुछ साल बाद आदित्य और संजय दोनों अपने निवेश की समीक्षा करते हैं। आदित्य का पोर्टफोलियो स्थिर और लगातार बढ़ता हुआ दिखता है। उसने हर महीने समान राशि निवेश की थी, इसलिए उसकी औसत लागत बहुत बेहतर हो चुकी है। दूसरी ओर संजय का निवेश उतना स्थिर नहीं लगता। उसके कुछ निर्णय बाजार के डर के कारण गलत समय पर हुए थे और इसका असर उसकी कुल संपत्ति पर दिखाई देता है। इस उदाहरण से यह समझ आता है कि नियमित निवेश करना केवल पैसे का खेल नहीं बल्कि आदतों का खेल भी है। यह व्यक्ति के भीतर अनुशासन पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति नियमित निवेश को जीवन का हिस्सा बना लेता है तो वह भावनाओं से प्रभावित हुए बिना सही दिशा में चलता है। नियमित निवेश का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को वित्तीय लक्ष्यों की ओर धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ाता है। अक्सर लोग किसी बड़ी राशि के बारे में सोचकर इंतजार करते रहते हैं कि जब बड़ी रकम होगी तब निवेश करेंगे, लेकिन यह सोच बहुत समय बर्बाद कर देती है। निवेश हमेशा छोटी राशि से शुरू होता है और नियमितता ही उसे बड़ा बनाती है। जैसे एक पौधे को रोज थोड़ा पानी देने से वह धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है, उसी तरह नियमित निवेश आर्थिक पेड़ को मजबूत और स्थिर बनाता है। एक दिन अचानक बहुत पानी देने से पौधा नहीं बढ़ता, बल्कि नियमित ध्यान और देखभाल से ही वह विकसित होता है। इसी तरह निवेश की दुनिया में नियमितता जादू करती है। नियमित निवेश यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए अलग रखता रहे। यह आदत आर्थिक अनुशासन पैदा करती है और व्यक्ति बिना किसी दबाव के बचत और निवेश दोनों कर पाता है। जब यह प्रक्रिया कुछ वर्षों तक चलती रहती है तो व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि उसका पैसा अब उसके लिए काम कर रहा है। यह एहसास आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम होता है। कई बार लोग यह भी सोचते हैं कि वे बाजार को समझकर सही समय पर निवेश कर लेंगे,
लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार के सही समय का अंदाजा किसी के लिए आसान नहीं है। बड़े निवेशक भी यह स्वीकार करते हैं कि सही समय का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। इसलिए नियमित निवेश एक ऐसी रणनीति है जो समय और बाजार दोनों के उतार चढ़ाव को संतुलित कर देती है। नियमित निवेश के लिए जरूरी यह नहीं है कि व्यक्ति बहुत बड़ा विशेषज्ञ बने, बस उसे यह समझना चाहिए कि स्थिरता और अनुशासन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुसार निवेश करना शुरू करता है और उसे बिना चूके हर महीने जारी रखता है, तो यह रणनीति उसके लिए चमत्कारिक परिणाम ला सकती है। अब एक और उदाहरण पर विचार करें। कल्पना करें कि एक व्यक्ति हर महीने एक छोटी राशि अलग रखकर निवेश करता है। शुरुआत में यह राशि बहुत कम लगती है और उसे यह लगता है कि इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे महीने साल में बदलते हैं और साल दशक में बदल जाते हैं, उसी छोटी राशि का आकार बढ़ने लगता है। यह वृद्धि केवल निवेश के कारण नहीं होती, बल्कि नियमितता के साथ जुड़े कंपाउंडिंग के प्रभाव के कारण होती है। व्यक्ति महसूस करता है कि अनुशासन ने उसके लिए वह काम कर दिया है जो बड़े निर्णय भी नहीं कर पाते। नियमित निवेश व्यक्ति को आर्थिक तनाव से भी दूर रखता है। उसे यह चिंता नहीं रहती कि बाजार आज कैसा चल रहा है या कल कैसा चलेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका निवेश हर परिस्थिति में जारी है और यह समय के साथ अपना परिणाम देगा। यह स्थिरता उसे मन की शांति देती है। कई लोग निवेश इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन इस नियम का सौंदर्य यह है कि यह छोटे कदमों से ही शुरू होता है। एक छोटा निवेश जो लगातार किया जाए, वह बड़े से बड़े लक्ष्य को भी संभव बना देता है। नियमितता ही वह गुण है जो औसत आय वाले व्यक्ति को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है और उसे अपने सपनों तक पहुंचा सकता है। इस नियम को अपनाना कठिन नहीं है, बस शुरुआत करनी है और उसे आदत बनाना है। शुरुआत चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन अगर वह निरंतर है तो वह भविष्य की स्थिरता और खुशी का आधार बन जाती है। नियमित निवेश का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है, क्योंकि यह अनुशासन, धैर्य और समय तीनों शक्तियों को साथ लेकर चलता है। किसी भी आर्थिक योजना का सबसे मजबूत स्तंभ नियमितता है। यही वह गुण है जो व्यक्ति को भावनाओं से बचाता है, जोखिमों को संतुलित करता है और उसे स्थिर विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। नियमित निवेश करना केवल पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन को सुरक्षित और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। रूल 5, खराब कर्ज से दूरी रखना। खराब कर्ज से दूरी रखना आर्थिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन हर कर्ज समान नहीं होता। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो आपकी आर्थिक प्रगति में मदद करते हैं और कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो अनजाने में आपको बोझ के नीचे दबा देते हैं। खराब कर्ज वह होता है जो आपकी आय को कम करता है, आपको तनाव देता है और आपकी बचत और निवेश करने की क्षमता को कमजोर कर देता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम समझें कि कर्ज को संभालना ही नहीं, बल्कि गलत कर्ज से दूर रहना भी एक आवश्यक आर्थिक कौशल है। हम अक्सर जीवन में कई स्थितियों का सामना करते हैं जहां कर्ज लेना आसान लगता है। आजकल कर्ज पाना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। फोन में एक क्लिक से पर्सनल लोन मिल सकता है। दुकानों पर बिना सोचे समझे खरीदारी के लिए EMI ऑफर मिल जाते हैं और क्रेडिट कार्ड तो हर तरफ उपलब्ध है। इस सुविधा के कारण लोग अक्सर सोचते हैं कि अभी खरीद लेते हैं, बाद में भुगतान कर देंगे, लेकिन यह सोच धीरे धीरे आर्थिक परेशानी का कारण बन जाती है। खराब कर्ज का सबसे बड़ा उदाहरण है क्रेडिट कार्ड का कर्ज। क्रेडिट कार्ड उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन इसका कर्ज समय पर न चुकाने पर जो ब्याज लगता है, वह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत प्रभावित कर सकता है। कई बार लोग छोटी छोटी खरीदारी भी क्रेडिट कार्ड पर कर लेते हैं और सोचना यह होता है कि यह रकम तो बाद में आराम से दे देंगे, लेकिन जब बिल आता है और पूरा भुगतान नहीं कर पाते, तब यह रकम ब्याज के साथ बढ़ने लगती है। यही बढ़ा हुआ कर्ज व्यक्ति को धीरे धीरे मानसिक तनाव और आर्थिक कमजोरी की ओर ले जाता है। अनावश्यक EMI भी खराब कर्ज का एक बड़ा हिस्सा है। बहुत से लोग ऐसी चीजें EMI पर खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती। जब छोटी छोटी EMI मिलकर कुल रकम बढ़ाती है, तो यह मासिक बजट पर भारी पड़ने लगता है। व्यक्ति में यह आदत विकसित होने लगती है कि वह आज की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भविष्य की कमाई को गिरवी रख रहा है।
धीरे धीरे यह आदत आर्थिक असंतुलन पैदा करती है। अब एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं जो खराब कर्ज के प्रभाव को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम मान लेते हैं कि वह निशांत है। निशांत एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और उसकी आय भी ठीक थी। उसके कई दोस्त महंगे गैजेट, ब्रांडेड कपड़े और शानदार लाइफस्टाइल अपनाने लगे थे। उन्हें देखकर निशांत को भी लगता था कि उसे भी ऐसा जीवन जीना चाहिए, लेकिन उसकी आय इतनी नहीं थी कि वह सब कुछ एक साथ खरीद सके। एक दिन उसने एक दुकान से मोबाइल फोन लेने का फैसला किया। फोन महंगा था, लेकिन दुकान में ईएमआई का विकल्प था। निशांत ने सोचा कि थोड़ी सी किस्त हर महीने आराम से दे देगा। इसके बाद उसने क्रेडिट कार्ड भी लिया, जिससे उसे लगा कि उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले महीने उसने छोटी मोटी चीजें क्रेडिट कार्ड से खरीदी, फिर कपड़े, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, और देखते ही देखते बिल बढ़ गया। जब बिल आया तो वह पूरा भुगतान नहीं कर पाया और उसने न्यूनतम भुगतान कर दिया। उसे लगा कि इस तरह वह संभाल लेगा, लेकिन अगले महीने बिल और बढ़ा हुआ आया, साथ में ब्याज भी लग गया था। धीरे धीरे यह रकम बढ़ती गई और निशांत पर बोझ बनने लगी। इसी बीच उसने एक और गैजेट ईएमआई पर ले लिया। उसकी मासिक किस्तें बढ़ती गईं और हाथ में हर महीने पैसे कम पड़ने लगे। वह तनाव में रहने लगा क्योंकि ज्यादातर आय कर्ज चुकाने में चली जाती थी। भविष्य के लिए बचत बिल्कुल नहीं हो पाती थी। निवेश करना तो दूर की बात थी। अचानक कोई आपात स्थिति आने पर भी उसके पास कोई सुरक्षा या पैसा नहीं होता था। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि यह स्थिति उसके गलत फैसलों की वजह से बनी है। उसने देखा कि उसकी आर्थिक परेशानी का कारण उसकी कमाई नहीं थी, बल्कि खराब कर्ज लेने की आदत थी। उसने धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू किया, ईएमआई बंद की और क्रेडिट कार्ड खर्च को नियंत्रित किया। इस प्रक्रिया में काफी समय लगा, लेकिन उसने जीवन का एक बड़ा सबक सीख लिया। खराब कर्ज व्यक्ति के भविष्य को कमजोर कर देता है। यह उदाहरण यह साफ बताता है कि खराब कर्ज व्यक्ति की मानसिक शांति भी छीन सकता है। पैसा केवल बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि मन की शांति से भी जुड़ा होता है। जब लगातार कर्ज का बोझ सिर पर होता है तो व्यक्ति आत्मविश्वास खोने लगता है और उसके आर्थिक निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं। खराब कर्ज से दूरी रखने का अर्थ यह नहीं कि हर कर्ज गलत है। कुछ कर्ज उपयोगी हो सकते हैं, जैसे शिक्षा से जुड़ा कर्ज या घर खरीदने का कर्ज, बशर्ते वे व्यक्ति की आय और जरूरतों के अनुरूप हों। ऐसे कर्ज लंबे समय में फायदेमंद भी हो सकते हैं, लेकिन खराब कर्ज वह होता है जो केवल वर्तमान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लिया जाता है और भविष्य को कमजोर कर देता है। इस नियम का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को समझे और खर्चों पर नियंत्रण रखे। अगर कोई कर्ज लेना ही पड़े तो उसे सोच समझ कर लेना चाहिए। हर कर्ज को यह देखकर ही स्वीकार करना जरूरी है कि क्या यह कर्ज भविष्य में आपको लाभ देगा या आपके ऊपर बोझ बनेगा। जब व्यक्ति खराब कर्ज से दूरी बनाता है तो उसकी आर्थिक जिंदगी में एक विशेष स्वतंत्रता आती है। वह बचत कर सकता है, निवेश कर सकता है और भविष्य की योजनाएं बना सकता है। साथ ही उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह किसी भारी कर्ज के बोझ तले दबा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा केवल कर्ज चुकाने में खर्च कर देते हैं। यही कारण है कि वे कभी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन जब वे खराब कर्ज को हटाते हैं और भविष्य के खर्चों को समझदारी से प्रबंधित करते हैं, तब धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। कर्ज से दूरी रखने में अनुशासन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है और यह समझ लेता है कि हर चीज तुरंत खरीदने की जरूरत नहीं होती, तभी वह इस नियम को वास्तव में लागू कर पाता है। यह नियम व्यक्ति को धैर्य, समझदारी और जिम्मेदारी की शिक्षा देता है। आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता हमेशा जिम्मेदारियों से होकर गुजरता है। जब आप खराब कर्ज से दूर रहते हैं तो आप न केवल अपनी आय को बचाते हैं, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा को भी मुक्त करते हैं। इससे आप बेहतर आर्थिक निर्णय ले पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ते हैं। खराब कर्ज से दूरी रखना केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब यह जीवन शैली आपकी आदत बन जाती है तो आप समझते हैं कि कर्ज का असली उद्देश्य क्या है और कौन सा कर्ज आपके लिए उपयोगी है। यही जागरूकता आपको धन निर्माण के मार्ग पर आगे ले जाती है। रूल 6, आय के कई स्रोत बनाना।
आय के कई स्रोत बनाना आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हम में से अधिकतर लोग एक ही आय पर निर्भर रहते हैं। यह आमतौर पर नौकरी से आने वाली आय होती है। शुरुआत में यह सही लगता है, लेकिन समय के साथ यह निर्भरता जोखिम बन सकती है। किसी भी कारण से नौकरी बदलनी पड़े, काम में रुकावट आ जाए या किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़े, तो एक ही आय पर निर्भर रहना व्यक्ति को आर्थिक तनाव में डाल सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी आय के कई स्रोत हों। इससे न केवल उनका आर्थिक ढांचा मजबूत रहता है, बल्कि भविष्य भी सुरक्षित होता है। जब कोई व्यक्ति अलग अलग जगह से आय कमाता है, तो उसका जीवन कई गुना सुरक्षित और संतुलित हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई बहुत बड़ा व्यवसाय ही करे या बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू करे। कई छोटे छोटे तरीके भी आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं, जैसे सैलरी के साथ साथ निवेश से मिलने वाले लाभ, किसी ऑनलाइन काम से कमाई, छोटे स्तर पर फ्रीलांसिंग, किराया आय या समय के साथ बनने वाली कोई अतिरिक्त गतिविधि। ये छोटे छोटे आय स्रोत मिलकर एक मजबूत आर्थिक ढाल का काम करते हैं। एक आय पर निर्भर रहना ऐसा है जैसे किसी कुर्सी को केवल एक पैर पर खड़ा कर देना। वह कभी भी गिर सकती है, लेकिन अगर उसी कुर्सी के 4 पैर हों तो वह मजबूती से खड़ी रहती है। आर्थिक जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अधिक स्रोत होने से किसी भी समस्या का प्रभाव कम होता है और कठिन समय में भी व्यक्ति स्थिर रह पाता है। अब एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। यह कहानी है एक व्यक्ति की, जिसका नाम मान लेते हैं कि वह विकास है। विकास एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। उसकी नौकरी अच्छी थी और आय भी ठीक ठाक थी। वह अपने काम को गंभीरता से लेता था और उसकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन कंपनी में आर्थिक मंदी की वजह से कर्मचारियों की संख्या कम की जाने लगी। विकास को लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी पता चला कि उसकी नौकरी खतरे में है। इस खबर ने विकास को परेशान कर दिया। वह सोचने लगा कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो उसके घर का खर्च कैसे चलेगा। उसके पास उस समय कोई दूसरा आय स्रोत नहीं था। यह स्थिति उसे समझा गई कि केवल एक ही आय पर भरोसा करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। कुछ दिनों बाद कंपनी ने उसे नोटिस दे दिया और वह नौकरी से बाहर हो गया। नौकरी खोने का दुख तो था ही, लेकिन इससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि उसके पास कोई बैकअप नहीं था। कुछ महीनों तक उसने अपनी बचत से खर्च चलाया और इस दौरान उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि जैसे ही उसे नई नौकरी मिलेगी, वह अपनी आय के अलग अलग स्रोत बनाने शुरू कर देगा। कुछ समय बाद उसे नई नौकरी मिल गई, लेकिन इस बार उसने अपना पूरा ध्यान केवल नौकरी तक सीमित नहीं रखा। उसने धीरे धीरे ऐसे कदम उठाए जो उसकी आय को विविध बना सकें। उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू किया, ताकि समय के साथ उससे भी आय उत्पन्न होने लगे। इसके अलावा विकास को लिखने का शौक था। उसने इस शौक को एक अवसर के रूप में देखा। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेखन का काम शुरू किया। शुरुआत में आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह नियमित रूप से लिखता रहा। धीरे धीरे उसकी लिखावट को पहचान मिलने लगी और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटा ऑनलाइन कोर्स तैयार किया और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। यह कोर्स उसके अनुभव और ज्ञान पर आधारित था। यह कोर्स धीरे धीरे कई लोगों तक पहुंचा और उससे भी उसे अतिरिक्त कमाई होने लगी। उसे यह देखकर विश्वास होने लगा कि अतिरिक्त आय का निर्माण छोटी छोटी शुरुआत से भी हो सकता है। कुछ वर्षों में उसकी नौकरी से आय होने लगी, लेखन से आय आने लगी, निवेश से लाभ मिलने लगा और उसके ऑनलाइन कोर्स से भी नियमित आमदनी बनने लगी। कुल मिलाकर उसकी आय के कई स्रोत तैयार हो चुके थे। इस बदलाव ने न केवल उसकी आर्थिक समस्या को हल किया, बल्कि उसके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाया। अब उसे यह डर नहीं था कि अगर किसी दिन नौकरी चली भी जाए तो उसका जीवन ठहर जाएगा। विकास की कहानी हमें यह सिखाती है कि आय के कई स्रोत बनाना भविष्य की सुरक्षा का बहुत बड़ा कदम है। यह जरूरी नहीं कि हर स्रोत बहुत बड़ा हो, बस स्थिर और लगातार रहने वाला हो। आर्थिक विविधता व्यक्ति को किसी भी कठिन परिस्थिति में गिरने नहीं देती। जब कोई व्यक्ति अपनी आय को अलग अलग क्षेत्रों में फैलाता है, तो वह खुद ही अपनी आर्थिक सुरक्षा का निर्माता बन जाता है। इन स्रोतों में से कोई स्रोत धीमा हो जाए या रुक जाए, तो दूसरे स्रोत उसको संभाल लेते हैं। यह संतुलन ही आर्थिक जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाता है। अलग अलग स्रोत बनाना आर्थिक सोच को भी मजबूत करता है। व्यक्ति जीवन में अवसरों को देखना सीखता है। वह समझता है कि उसकी कौशल,
उसकी रुचियां और उसकी छोटी छोटी आदतें भी उसके लिए आय पैदा कर सकती हैं। यह विचारधारा व्यक्ति को रचनात्मक बनाती है और उसे अपने जीवन को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। अतिरिक्त आय के स्रोत बनाने के लिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा ज्ञान या पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। बस उसे यह समझने की जरूरत होती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया स्थिर हो जाती है और समय के साथ वह बड़े परिणाम देने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई आय स्रोत होने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। उसे यह विश्वास होता है कि अगर जीवन में कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हो भी जाए तो वह उसका सामना कर सकता है। यह शांति किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा आय कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्मार्ट तरीके से चुने गए छोटे छोटे स्रोत भी बड़ी आर्थिक मजबूती बना सकते हैं। जैसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाली आय, किसी निवेश पर मिलने वाला लाभ, किसी प्रॉपर्टी का छोटा सा किराया या किसी कौशल से की गई फ्रीलांसिंग। यह सब मिलकर व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसका भविष्य सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर नहीं होना चाहिए, तब वह सच में आर्थिक रूप से जागरूक बनने लगता है। यह जागरूकता ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह अपने जीवन में उस सुरक्षा और स्थिरता को महसूस करता है जो केवल विविध आय वाले लोगों के पास होती है। आय के कई स्रोत बनाना केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को अवसरों की तलाश करना सिखाती है और उसके समय का बेहतर उपयोग कराती है। यही कारण है कि यह नियम अमीर लोगों की आम आदतों में शामिल है। वे जानते हैं कि एक स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम है, लेकिन कई स्रोत बनाना शक्ति है। अंततः यही समझना आवश्यक है कि आय के कई स्रोत बनाना व्यक्ति की आर्थिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। यह सुरक्षा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और भविष्य के सपनों को पूरा करने में सहायता करता है। एक छोटा सा अतिरिक्त आय स्रोत भी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। बस जरूरत है शुरुआत करने की, धैर्य रखने की और सही दिशा में आगे बढ़ने की। रूल 7, अपने पैसों का हिसाब रखना। अपने पैसों का हिसाब रखना एक ऐसा नियम है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही नियम किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा की दिशा में सबसे तेजी से आगे बढ़ाता है। कई लोग यह सोचकर चलता करते हैं कि उन्हें अपने खर्चों का अंदाजा है, पर वास्तव में जब वे महीने के अंत में बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पैसा कहां और कैसे खर्च हो गया, इसका स्पष्ट स्मरण भी नहीं रहता। यही कारण है कि वित्तीय समझदारी की शुरुआत हमेशा खर्चों को ट्रैक करने से होती है। जब भी कोई व्यक्ति यह जानना शुरू कर देता है कि उसके महीने की आय कहां जा रही है, तब उसके अंदर एक जागरूकता पैदा होती है। यह जागरूकता सिर्फ बचत नहीं बढ़ाती, बल्कि आर्थिक फैसलों को भी बहुत बेहतर बनाती है। पैसों का हिसाब रखने का मतलब यह नहीं है कि आप हर छोटे खर्च पर संदेह करें या खुद को परेशान करें। इसका अर्थ इतना है कि आप यह समझें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और किन चीजों पर खर्च करने से आपका जीवन बेहतर हो रहा है और किन चीजों पर अनावश्यक पैसा जा रहा है। हम एक सामान्य जीवन जीते हुए कई बार ऐसे खर्च कर देते हैं जिन्हें बाद में सोचने पर लगता है कि उनकी कोई विशेष जरूरत नहीं थी। चाहे वह एक अतिरिक्त कप कॉफी हो, कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जिसे हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, या अचानक की गई खरीदारी जिसका हमें पछतावा होता है। ये सब मिलकर हमारे बजट को बहुत प्रभावित करते हैं। जब इन्हें समझदारी से देखा जाए और इन्हें ट्रैक किया जाए, तभी पता चलता है कि छोटी छोटी बचतें भी कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। पैसे का हिसाब रखने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई व्यक्ति नोटबुक में लिख सकता है, कोई ऐप का इस्तेमाल कर सकता है और कोई हर खर्च को 2 श्रेणियों में देख सकता है, जरूरी और गैर जरूरी। यह प्रक्रिया बहुत सरल है, पर इसका प्रभाव गहरा होता है। जैसे ही आप लिखना या ट्रैक करना शुरू करते हैं, वैसा ही आपका दिमाग खर्च करते समय सतर्क रहने लगता है। आप सोचते हैं कि यह खर्च वास्तव में जरूरी है या सिर्फ एक इच्छा। यही सोच आपको समय के साथ आर्थिक अनुशासन सिखाती है। एक वास्तविक उदाहरण इस नियम को और स्पष्ट कर देगा। यह कहानी है एक महिला की जिसका नाम हम मीरा रख लेते हैं। मीरा एक ऑफिस में काम करती थी और उसकी आय ठीक ठाक थी। वह हर महीने तनख्वाह मिलते ही उत्साहित हो जाती थी और खरीदारी, बाहर खाना और मनोरंजन में खुलकर खर्च करती थी। महीने के शुरू में उसे लगता था कि उसके पास बहुत पैसा है,
लेकिन महीने के अंत तक आते आते उसके खाते में बहुत कम राशि बचती थी। कुछ महीनों तो ऐसा भी हुआ कि अपने मासिक खर्च पूरे करने में उसे कठिनाई होने लगी। एक दिन मीरा ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वह कड़ी मेहनत के बावजूद भी आर्थिक रूप से स्थिर महसूस नहीं कर रही है। तभी उसकी एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह अपने हर खर्च को लिखना शुरू करे। पहले उसे यह काम थोड़ा झंझट लगा, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश कर लेती हूं। अगले महीने मीरा ने हर खर्च को अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। चाहे छोटी रकम हो या बड़ी, वह हर खर्च नोट करती थी। पहली बार जब उसने महीने के अंत में अपनी डायरी खोली तो वह चकित रह गई। उसे एहसास हुआ कि जिस चीज को वह महत्वहीन समझकर भूल जाती थी, वही चीजें महीने भर में मिलकर काफी बड़ी रकम बन जाती थीं। उसके कई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऐसे थे जिन्हें वह इस्तेमाल ही नहीं करती थी। बाहर खाने पर उसकी अपेक्षा से दोगुना खर्च हो रहा था। कपड़ों और गैजेट्स पर भी बिना वजह खर्च बढ़ गया था। जब मीरा ने यह सब देखा तो उसे समझ आया कि समस्या उसकी आय में नहीं है, बल्कि उसके खर्च करने की आदतों में है। उसने तुरंत कदम उठाते हुए उन सब्सक्रिप्शनों को बंद किया जो वह उपयोग नहीं कर रही थी। उसने बाहर खाने की संख्या कम कर दी और खरीदारी करने से पहले सोचने लगी कि यह खर्च वास्तव में जरूरी है या नहीं। अगले कुछ महीनों में उसका बजट धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके खाते में अब महीने के अंत में राशि बचने लगी थी। वह जो चीजें पहले तनाव बढ़ाती थीं, वे अब नियंत्रण में आने लगी। केवल अपने पैसों का हिसाब रखने की वजह से उसकी पूरी वित्तीय स्थिति बदल गई। उसने महसूस किया कि केवल जागरूकता ने उसे बचत, निवेश और आर्थिक स्थिरता के रास्ते पर ला दिया है। यह बदलाव न तो अचानक आया था और न ही मुश्किल था। यह केवल एक सरल आदत की वजह से संभव हुआ। खर्चों का हिसाब रखना। पैसे का हिसाब रखना व्यक्ति की मानसिकता पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब कोई व्यक्ति अपने खर्चों को देखता है तो उसके भीतर एक जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। वह समझने लगता है कि धन का महत्व सिर्फ कमाने में नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में भी है। जो लोग यह समझ जाते हैं, वे अक्सर जीवन में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा अपने पैसों का हिसाब रखना आपको अपने लक्ष्यों के प्रति भी गंभीर बनाता है। जब आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तब आप यह भी तय कर पाते हैं कि आप कहां इसका उपयोग करना चाहते हैं। शायद आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए बचत करना चाहते हो, जैसे घर खरीदना, परिवार की सुरक्षा के लिए फंड बनाना या किसी सपने को पूरा करना। पैसा कहां जा रहा है यह जानना इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम है। खर्चों का हिसाब रखने से आपका प्रबंधन कौशल भी विकसित होता है। आप जान जाते हैं कि कौन से खर्च प्राथमिक हैं और कौन से सिर्फ इच्छाएं हैं। यह पहचान आपकी आदतों को बेहतर बनाती है। समय के साथ आप न केवल अपने खर्च को नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि अपनी आय का अधिकतम उपयोग भी कर पाते हैं। यह प्रक्रिया आपके भविष्य को भी सुरक्षित करती है, क्योंकि जब आप अपने पैसे को समझते हैं, तब आप बचत और निवेश दोनों के लिए जगह बना पाते हैं। जिन लोगों को यह पता नहीं होता कि उनका पैसा कहां जाता है, वे अक्सर यह शिकायत करते हैं कि बचत नहीं हो पा रही। लेकिन जब खर्च ट्रैक होते हैं तो बचत अपने आप बढ़ने लगती है। इस नियम का महत्व सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो आर्थिक कठिनाई में हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अपनी स्थिति को और बेहतर बनाना चाहते हैं। चाहे आपकी आय कम हो या ज्यादा, पैसा हमेशा उसी दिशा में जाता है जहां आप उसे जाने देते हैं। इसलिए अगर आप उसके प्रवाह को नियंत्रित नहीं करते तो वह बिखर जाएगा। पैसे का हिसाब रखना एक सरल आदत है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। यह व्यक्ति को अनुशासन, जागरूकता और जिम्मेदारी सिखाता है। यह आदत आपको आपकी वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर दिखाती है, जो कभी कभी कठिन भी लग सकती है, लेकिन यह हमेशा फायदेमंद होती है। आखिर में यही समझना जरूरी है कि आर्थिक सुरक्षा केवल अधिक पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप आपके पास मौजूद पैसे को कितना समझदारी से उपयोग करते हैं। खर्चों का ट्रैक रखना इस प्रक्रिया का मूल आधार है। जब आप यह आदत अपनाते हैं, तब आप न केवल अपने पैसे पर नियंत्रण पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा पर भी नियंत्रण हासिल करते हैं। यह नियम सरल है, लेकिन इसके परिणाम बेहद प्रभावी और दीर्घकालिक होते हैं। रूल 8, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना। अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना धन कमाने जितना ही आवश्यक है। बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बचत करते हैं और निवेश करते हैं, लेकिन अगर यह सब सही तरह से सुरक्षित न हो
तो किसी भी अप्रत्याशित घटना में उनकी सारी मेहनत प्रभावित हो सकती है। इसलिए आर्थिक स्थिरता की यात्रा में सुरक्षा एक मजबूत स्तंभ की तरह होती है। यह नियम हमें समझाता है कि धन सिर्फ बनाने की चीज नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। हम चाहे कितनी भी अच्छी योजना बना लें, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई आपात स्थिति सामने आ जाती है। नौकरी का चले जाना, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, दुर्घटना, परिवार में किसी आपात स्थिति का आ जाना, ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जो किसी भी समय आ सकती हैं। इन हालात में अगर आपके पास आर्थिक सुरक्षा का कोई इंतजाम न हो तो जीवन बेहद कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी संपत्ति सुरक्षित है, आपके पास इमरजेंसी फंड है, स्वास्थ्य और जीवन बीमा सही है, तो आप कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। अपनी संपत्ति की सुरक्षा में पहला कदम है इमरजेंसी फंड बनाना। यह एक ऐसी राशि होती है जो किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में आपकी मदद करती है। यह फंड आमतौर पर कुछ महीनों के खर्चों को कवर करता है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर अचानक आय कम हो जाए या कोई स्थिति बदल जाए तो आपको अपने सामान्य जीवन को चलाने में दिक्कत ना आए। इमरजेंसी फंड एक तरह से जीवन की मुश्किल घड़ियों में आपका सुरक्षा कवच होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है स्वास्थ्य बीमा। आज की दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी खर्च काफी बढ़ चुके हैं। मामूली बीमारी भी बड़ी राशि खर्च करवा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो अचानक आने वाला चिकित्सा खर्च उसकी बचत को खत्म कर सकता है और उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। वहीं यदि उसके पास उचित स्वास्थ्य बीमा है तो वह कठिन समय में बिना चिंता के इलाज करा सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुरक्षित रहती है। जीवन बीमा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन बीमा केवल व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा के लिए होता है। यदि परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य किसी भी वजह से परिवार के साथ न रहे तो जीवन बीमा परिवार को आर्थिक सहारा देता है। यह बीमा परिवार को कठिन समय में सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करता है। अब एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं जिससे यह नियम और बेहतर समझ में आएगा। यह एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम हम अरविंद मान लेते हैं। अरविंद एक मेहनती कर्मचारी था और वर्षों से नौकरी कर रहा था। वह अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत में डालता था और थोड़ा बहुत निवेश भी करता था। लेकिन उसने कभी इमरजेंसी फंड बनाने या बीमा कराने जैसे कदमों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि वह स्वास्थ्यमंद है और उसके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। एक दिन अचानक अरविंद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बीमारी ऐसी थी कि उसे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इलाज का खर्च काफी अधिक था। क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं था, इसलिए अस्पताल के सभी खर्च उसे अपनी बचत से चुकाने पड़े। कुछ ही दिनों में उसकी वर्षों की बचाई हुई पूरी रकम समाप्त हो गई। अरविंद जिस आर्थिक स्थिरता पर गर्व करता था वह अचानक खत्म हो गई। बीमारी के बाद भी उसे कुछ महीनों तक नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी और इस दौरान उसकी आय भी नहीं आ रही थी। उसके पास इमरजेंसी फंड भी नहीं था। इस वजह से उसे दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ी। यह स्थिति उसके लिए मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से कष्टदायक थी। कुछ समय बाद जब अरविंद स्वस्थ हुआ तो उसने महसूस किया कि धन कमाना ही काफी नहीं है। अगर धन सुरक्षित न हो तो किसी भी संकट में वर्षों की मेहनत प्रभावित हो सकती है। उसने सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा कराया, फिर अपनी जरूरतों के अनुसार जीवन बीमा लिया और एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। उसने यह समझ लिया कि सुरक्षा सिर्फ संपत्ति बढ़ाने से नहीं आती, बल्कि उस संपत्ति की रक्षा करने से आती है। इसके विपरीत अरविंद का एक दोस्त था जिसका नाम राघव था। राघव ने अपने करियर की शुरुआत में ही इमरजेंसी फंड और बीमा की अहमियत समझ ली थी। वह हर महीने थोड़ी राशि अलग करके अपने इमरजेंसी फंड को मजबूत करता था और उसके पास उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा भी था। कुछ वर्षों बाद राघव को भी एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जब उसे अचानक कुछ समय के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी। लेकिन उसके इमरजेंसी फंड ने उसे उस कठिन समय में सहारा दिया। उसके स्वास्थ्य बीमा ने चिकित्सा खर्चों को संभाल लिया और जीवन बीमा ने उसके परिवार को यह विश्वास दिया कि भविष्य सुरक्षित है। राघव की स्थिति अरविंद से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसने न केवल धन कमाया था बल्कि अपने धन की सही तरीके से सुरक्षा भी की थी। यह उदाहरण स्पष्ट बताता है कि हम चाहे कितनी भी कमाई कर लें, यदि धन सुरक्षित नहीं है तो आर्थिक यात्रा अस्थिर रह सकती है। संपत्ति की सुरक्षा करना हमें इस बात का एहसास कराता है
कि जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, इसलिए पहले से तैयारी करना समझदारी है। यह तैयारी भविष्य की चिंता को कम करती है और व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है। जब आपकी संपत्ति सुरक्षित होती है, तब आप स्वतंत्र रूप से भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोग इस नियम को अपनाने में देरी करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी उनकी जरूरत नहीं है या उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जीवन अनिश्चित है और अनिश्चितता का अर्थ यही है कि वह बिना चेतावनी के आ सकती है। सुरक्षा का मतलब भय नहीं है, बल्कि तैयारी है। संपत्ति की सुरक्षा में सिर्फ बीमा या इमरजेंसी फंड ही नहीं आता। यह आपकी फाइलों को व्यवस्थित रखने से लेकर पासवर्ड प्रबंधन तक, आपकी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा और आपकी योजनाओं का रिकॉर्ड रखने तक विस्तारित होता है। जब आप संगठित रहते हैं तो किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेना आसान हो जाता है। इस नियम का असली उद्देश्य यह है कि आप अपने परिवार और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार बने। जब आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित करते हैं तो आप केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। यह ढांचा उन्हें कठिन परिस्थितियों से बचाता है और उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। आर्थिक सुरक्षा मानसिक शांति से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति जानता है कि उसका आने वाला कल सुरक्षित है, तब उसका मन शांत रहता है। वह जीवन में बेहतर निर्णय ले पाता है, जोखिमों को समझदारी से संभाल पाता है और किसी भी स्थिति में स्थिर रह पाता है। आखिर में यही समझना जरूरी है कि धन कमाना एक यात्रा है और इस यात्रा में सुरक्षा वह पुल है जो आपको एक सुरक्षित भविष्य तक पहुंचाता है। अगर यह सुरक्षा न हो तो यात्रा बीच में ही रुक सकती है, लेकिन यदि आपकी संपत्ति सुरक्षित है तो आप बिना भय के आगे बढ़ सकते हैं। यह नियम सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत मजबूत है। यह आपको जिम्मेदार बनाता है और आपके आर्थिक भविष्य को उज्जवल करता है। रूल 9, आर्थिक शिक्षा को जारी रखना। आर्थिक शिक्षा को जारी रखना धन कमाने और उसे समझदारी से बढ़ाने का सबसे मजबूत आधार है। दुनिया लगातार बदल रही है, अर्थव्यवस्था बदलती है, बाजार बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है और लोगों की जरूरतें भी बदलती रहती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है। आर्थिक शिक्षा कोई विषय नहीं, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जितना आप सीखते हैं, उतना ही बेहतर निर्णय ले पाते हैं और उतना ही अधिक आत्मविश्वास आपके भीतर आता है। आज इंटरनेट के समय में सीखना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। आप घर बैठे निवेश, बचत, बजट बनाना, कर संबंधी बुनियादी बातें, अर्थव्यवस्था के चलन और धन वृद्धि की रणनीतियों के बारे में सीख सकते हैं। लेकिन सीखने की इच्छा तभी जगती है जब व्यक्ति समझता है कि ज्ञान ही उसकी प्रगति का असली साथी है। धन कमाने की क्षमता केवल मेहनत से नहीं बढ़ती, बल्कि ज्ञान से भी बढ़ती है। यह ज्ञान आपको गलतियों से बचाता है, अवसरों को पहचानना सिखाता है और आपकी आर्थिक समझ को गहरा बनाता है। बहुत से लोग धन को केवल कमाने की चीज समझते हैं, लेकिन धन बढ़ता तब है जब व्यक्ति उसे समझदारी से संभालता है। यह समझदारी तभी आती है जब आप लगातार सीखते हैं। आर्थिक शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप किसी कॉलेज या संस्थान में जाकर कोर्स करें। यह रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे सीखने के अवसरों को पहचानने से भी होती है, जैसे किसी आर्थिक घटना को समझना, किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनना, किसी किताब को पढ़ना या किसी वीडियो से कुछ नया सीखना। आर्थिक शिक्षा की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह व्यक्ति को गलत फैसलों से बचाती है। हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां लोग बिना जानकारी के कोई निवेश कर लेते हैं, किसी आकर्षक विज्ञापन में आकर पैसे लगा देते हैं या किसी धोखाधड़ी में फंस जाते हैं। इस तरह की गलतियां केवल इसीलिए होती हैं क्योंकि व्यक्ति के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान बढ़ता है तो व्यक्ति पहले सोचता है, विश्लेषण करता है और फिर ही निर्णय लेता है। अब एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं जिससे आर्थिक शिक्षा की शक्ति और महत्व स्पष्ट रूप से समझ आएगा। यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम हम अनिल रख लेते हैं। अनिल ने अपनी नौकरी शुरू ही की थी और उसकी आय ठीक ठाक थी। उसके आसपास के लोग निवेश की बातें करते थे, लेकिन उसे आर्थिक शब्दों की समझ नहीं थी। उसे यह भी नहीं पता था कि कौन सा निवेश उसके लिए सही होगा या किस जगह पर पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है। एक दिन अनिल के एक दोस्त ने उसे कहा कि उसने किसी नए ऑनलाइन प्लान में पैसा लगाया है और उससे बहुत जल्दी फायदा होगा।
अनिल ने बिना सोचे समझे अपनी बचत उसमें डाल दी। कुछ दिनों तक सब ठीक लगा, लेकिन कुछ समय बाद वह प्लान अचानक बंद हो गया। अनिल की सारी बचत डूब गई। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसने महसूस किया कि अगर वह थोड़ा भी आर्थिक ज्ञान रखता तो वह ऐसे जोखिम भरे विकल्प में पैसा नहीं लगाता। इस घटना ने अनिल को सीखने की दिशा में प्रेरित किया। उसने अपने वित्तीय जीवन को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने सरल भाषा में लिखी गई आर्थिक किताबें पढ़ना शुरू किया, इंटरनेट पर मुफ्त संसाधन देखे और अनुभवी लोगों की बातों को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे निवेश, बचत और आर्थिक सुरक्षा के बारे में गहरी समझ आने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटे निवेश योजना से शुरुआत की, जिसमें वह नियमित रूप से पैसे डालने लगा। उसने बजट बनाना सीखा, अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया और कुछ समय बाद उसे यह एहसास हुआ कि आर्थिक शिक्षा न सिर्फ उसकी संपत्ति बढ़ा रही है, बल्कि उसे मन की शांति भी दे रही है। अब वह हर निर्णय सोच समझ कर लेता था और उसे यह विश्वास था कि वह किसी भी स्थिति में सही दिशा चुन सकता है। अनिल की कहानी यह साबित करती है कि आर्थिक शिक्षा किसी विशेष उम्र, करियर या आय वर्ग के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति सीखता रहता है तो वह सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनता है। वह अपने सपनों को पूरा करने की योजना बना सकता है, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है और अपने परिवार के लिए बेहतर फैसले ले सकता है। सीखना कभी खत्म नहीं होता। चाहे आप कितना भी जान लें, अर्थव्यवस्था हमेशा कुछ नया सिखा देती है। दुनिया बदलती है और उसके साथ सीखने की जरूरत भी बदलती है। आज जो ज्ञान उपयोगी है, हो सकता है वह कल कम उपयोगी हो जाए। इसीलिए नियमित रूप से सीखते रहना ही व्यक्ति को समय के अनुसार सक्षम बनाए रखता है। आर्थिक शिक्षा आपको अवसर पहचानना भी सिखाती है। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां आप सही निर्णय लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप ज्ञान की कमी की वजह से उस मौके को समझ नहीं पाए तो वह आपके हाथ से निकल सकता है। अच्छी आर्थिक समझ व्यक्ति को यह देखने की शक्ति देती है कि कौन सा कदम उसके लिए उपयुक्त है और कौन सा कदम उसे नुकसान पहुंचा सकता है। सीखते रहने का एक और सुंदर प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। उसे हर फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह खुद तय कर सकता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है और यही आत्मविश्वास उसकी आर्थिक यात्रा को मजबूत बनाता है। आर्थिक शिक्षा व्यक्ति को संतुलन भी सिखाती है। वह सीखता है कि जोखिम को कैसे संभालना है, बचत और निवेश के बीच संतुलन कैसे बनाना है और किस तरह का लक्ष्य किस तरह की रणनीति से पूरा किया जा सकता है। यह संतुलन ही उसे आर्थिक रूप से स्वस्थ बनाता है। अंततः यह समझना सबसे जरूरी है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, बल्कि ज्ञान, धैर्य और समझदारी से बढ़ता है। आर्थिक शिक्षा जीवन भर की साथी है। यह केवल धनी बनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को स्थिर, सुरक्षित और सरल बनाने के लिए भी है। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतनी ही अधिक संभावनाएं आपके लिए खुलती जाती हैं। धन हमेशा उन लोगों की तरफ आकर्षित होता है जो उसे समझदारी से संभालते हैं, और समझदारी केवल शिक्षा से आती है। इसलिए सीखते रहना ही वह रास्ता है जो आपको समझदार, सुरक्षित और सफल बनाता है। रूल 10, लंबी अवधि की सोच रखना। लंबी अवधि की सोच रखना आर्थिक सफलता की सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे रातों रात जीवन बदल जाएगा, लेकिन वास्तविक दुनिया में धन धीरे धीरे, नियमित तरीके से और समय के साथ बढ़ता है। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती। जो लोग जल्दी परिणाम पाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर नुकसान उठाते हैं, जबकि जो लोग धैर्य, अनुशासन और समय को महत्व देते हैं वे सुरक्षित और स्थिर आर्थिक भविष्य बनाते हैं। लंबी अवधि की सोच का अर्थ है कि आप अपने आज के फैसले इस समझ के साथ लें कि उनका असर आने वाले कई वर्षों तक रहेगा। यह मतलब है कि आपको अपने लक्ष्यों, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी आर्थिक आदतों को एक स्पष्ट दिशा में विकसित करना चाहिए। यह सोच व्यक्ति को स्थायी रूप से मजबूत बनाती है। धन का वास्तविक निर्माण धीमे धीमे होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही धन को भी बढ़ने में समय चाहिए होता है। अगर आप हर दिन पौधे को उखाड़ कर देखेंगे कि वह कितना बढ़ा, तो वह कभी नहीं बढ़ पाएगा।
उसी तरह निवेश, बचत और धन प्रबंधन की प्रक्रिया भी समय की अपेक्षा करती है। बहुत से लोग इस कारण से उलझन में पड़ जाते हैं कि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखाई देते। लेकिन सच्चाई यह है कि लंबी अवधि में लिए गए छोटे छोटे निर्णय ही आने वाले वर्षों में बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। चाहे वह रोज थोड़ा सा निवेश हो, नियमित बचत हो या खर्चों का सही प्रबंधन, ये सभी कदम लंबी अवधि की सोच का ही हिस्सा हैं। अब एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं जो इस नियम की शक्ति को और स्पष्ट करेगा। ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम हम राकेश रखते हैं। राकेश एक साधारण नौकरी करता था और उसकी आय बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचता था। उसके कुछ दोस्त जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कई जोखिम भरे तरीकों में पैसे लगा देते थे। राकेश भी शुरुआत में इन चीजों से आकर्षित हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। राकेश ने निर्णय लिया कि वह लंबी अवधि की सोच अपनाएगा। वह हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाने लगा और धीरे धीरे उसे स्थिर विकल्पों में निवेश करता गया। उसके दोस्तों ने उसे कई बार कहा कि वह बहुत धीमी गति से चल रहा है और उसे किसी तेज रिटर्न वाले विकल्प में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन राकेश ने धैर्य रखा। कुछ साल बाद उसके दोस्तों में से कई को नुकसान हुआ। वे तेजी से अमीर बनने की चाह में गलत फैसले ले बैठे थे। राकेश ने उस समय भी अपनी रणनीति नहीं बदली और निरंतर निवेश जारी रखा। उसने बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका लक्ष्य लंबी अवधि का है। 10 वर्षों बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। राकेश की धीरे धीरे की गई बचत और निवेश अब एक मजबूत राशि में बदल चुके थे। उसके दोस्तों ने यह देखकर आश्चर्य किया कि वह साधारण आय के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो गया। राकेश के पास अब एक स्थिर पोर्टफोलियो था, उसके पास इमरजेंसी फंड था और वह अपने भविष्य की योजनाओं पर पूरी तरह आत्मविश्वास से काम कर रहा था। राकेश की कहानी यह दिखाती है कि लंबी अवधि की सोच व्यक्ति को न केवल धन देती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देती है। वह जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेता, वह जोखिमों को समझता है और अपने रास्ते पर लगातार चलता रहता है। यह निरंतरता ही उसे सफलता तक पहुंचाती है। लंबी अवधि की सोच केवल निवेश तक सीमित नहीं है। यह सोच जीवन के कई पहलुओं में दिखाई देती है। जैसे कोई व्यक्ति नए कौशल सीखता है, वह उम्मीद नहीं करता कि तुरंत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन वह जानता है कि आज सीखा गया कौशल भविष्य में उसके काम आएगा। वह छोटे छोटे कदम उठाता है जो धीरे धीरे उसे एक विशेषज्ञ बनाते हैं। यही तरीका आर्थिक जीवन में भी लागू होता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो धैर्य की कमी के कारण वित्तीय तनाव में आ जाते हैं। वे हर चीज से त्वरित परिणाम चाहते हैं। अगर निवेश कुछ महीनों तक न बढ़े तो वे चिंतित हो जाते हैं और अपनी रणनीति बदल लेते हैं। यह आदत उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। वहीं वे लोग जो समय की शक्ति को समझते हैं, वे जानते हैं कि अस्थायी उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत आगे का होता है। वे जानते हैं कि धन की यात्रा एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं, और मैराथन में जीतने के लिए स्थिर गति, धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी होती है। लंबी अवधि की सोच व्यक्ति को जोखिमों से भी बचाती है। जब आप जानते हैं कि आपका दृष्टिकोण विस्तृत है, तो आप छोटी मोटी परेशानियों में घबराते नहीं। आप समझते हैं कि समस्याएं अस्थायी हैं और समय उन्हें ठीक कर देगा। यह मानसिकता आपको अधिक संतुलित बनाती है। इसके अलावा लंबी अवधि की सोच व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं को तय करना भी सिखाती है। वह जानने लगता है कि कौन से फैसले आज उसे उठाने चाहिए ताकि भविष्य बेहतर बने। यह सोच उसे ऐसी चीजों में निवेश करना सिखाती है जो समय के साथ मूल्य देती हैं, जैसे कौशल सीखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और आर्थिक अनुशासन अपनाना। जब कोई व्यक्ति इस सोच को अपनाता है तो वह अपने जीवन के हर पहलू में स्थिरता महसूस करता है। उसे यह एहसास होता है कि उसका भविष्य सुरक्षित है और वह किसी भी कठिन समय को संभाल सकता है। लंबी अवधि की सोच व्यक्ति को कम भावुक करती है और निर्णय लेने में उसे अधिक स्पष्टता देती है। धैर्य, अनुशासन और समय 3 ऐसे स्तंभ हैं जो मिलकर किसी भी व्यक्ति का आर्थिक भविष्य बनाते हैं। धैर्य आपको जल्दी फैसले लेने से रोकता है। अनुशासन आपको अपने लक्ष्यों से जुड़े रहने में मदद करता है और समय वह शक्ति है जो छोटी सी शुरुआत को भी बड़ी उपलब्धि में बदल देता है। अंत में इसका सार यही है कि अगर आप अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जल्दबाजी को छोड़कर लंबी अवधि की सोच अपनानी होगी। यह सोच न सिर्फ धन देती है
बल्कि जीवन में सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्थिरता भी देती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने द वेल्थ कोड में बताए गए 10 टाइमलेस मनी रूल्स को विस्तार से समझा। ये सभी नियम बहुत सरल हैं, लेकिन इनके प्रभाव बेहद गहरे हैं। इनका उद्देश्य किसी को अमीर बनाने के जादुई तरीके बताना नहीं है, बल्कि आर्थिक जागरूकता को मजबूत करना है। ये नियम हमें यह सिखाते हैं कि सही सोच, अनुशासन और निरंतरता के साथ कोई भी व्यक्ति अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकता है। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे संभालना, सुरक्षित रखना और समझदारी से बढ़ाना। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और समझदार और अपने आर्थिक फैसलों के प्रति जिम्मेदार बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन नियमों का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भविष्य में आने वाले हर ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपके समय और भरोसे के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय, नई सीख और नए दृष्टिकोण के साथ। धन्यवाद।